गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका से जापान इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के भाग में हमने जापान के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें जानी थी। यह एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। यहाँ के लोग परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार होते हैं। और इसके साथ स्वामी रामतीर्थ जी की एक विद्यालय के विद्यार्थी के बीच हुई बातचीत के संदर्भ में भी हमने जाना था। अब इसके आगे के भाग में जापान के संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आइए देखें। जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। वे अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार हाना मत्सुरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम पिछले भाग में देख चुके हैं, जापान के लोग कैसे होते हैं। जापान के लोग देश प्रेमी, देशभक्त, ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि जापान के लोग देशभक्त होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। मतलब वो लोग जो हैं देशभक्त तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं, प्रकृति से भी प्यार करते हैं। वे अप्रैल के महीने में अर्थात जापान के लोग अप्रैल के महीने में फूलों का एक त्योहार होता है, हाना मत्सुरी। उसका नाम क्या है, हाना मत्सुरी मनाते हैं। जापान के लोग अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार हाना मत्सुरी मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा होता है। इस अवसर पर जब यह त्योहार आता है बच्चों, उस दिन जो ये सारा वातावरण होता है जापान का, सारा वातावरण किससे खुशबू से भरा होता है, फूलों की खुशबू से भरा होता है। अप्रैल के महीने में जब यह त्योहार मनाया जाता है, उस समय सारा वातावरण फूलों की सुगंध से, फूलों की खुशबू से क्या होता है, भरा होता है। इस दिन वे मंदिरों और अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं। जब यह त्योहार मनाया जाता है, उस दिन मंदिर और घरों को जापान के लोग विशेष रूप से खासकर सजाते हैं, बहुत अच्छे से सजाते हैं। इसके कठिन शब्द देख लें। वातावरण, आस पड़ोस, सुगंध, खुशबू। आइए आगे। जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च माह के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। त्योहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें कलाकार अपनी बनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर को सीची गोसेन नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश अर्थात हमारे भारत देश में जैसे बच्चों दिवाली मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, रक्षाबंधन है, होली है, ये सब किसके त्यौहार है, ये सब हमारे देश के त्यौहार है ना। उसी तरह जैसे हमारे देश में ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह जापान में भी उनके अलग अलग त्यौहार होते हैं। वो अपने त्यौहार मनाते हैं। जापान में भी हमारे देश की तरह ही अनेक अलग अलग और भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। मार्च माह के तीसरे दिन गुड़ियों का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मार्च माह अर्थात महीना, मार्च का जब महीना आता है, उस महीने में तीसरे दिन, मार्च माह के तीसरे दिन गुड़ियों का एक त्यौहार होता है बच्चों। वो वहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जापान में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पूर्व ही
सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि बच्चों हम अपने महाराष्ट्र में देखते हैं, आप लोग देखते हो ना कि जब गणेश चतुर्थी आती है, जब नवरात्रि आती है, तो जगह जगह आप देखते हो ना देवी की मूर्तियाँ बनती हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तब जा कर के जब वो मूर्तियाँ पहले से बनती तब गणेश चतुर्थी में सब मूर्तियाँ लेकर आते हैं और जगह जगह पर आप मूर्तियों को देखते हो ना। तो बच्चों जैसे हमारे यहाँ पर गणेश चतुर्थी के पहले ही गणेश की मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती है, देवी की मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह जापान में भी यह जब गुड़ियों का त्यौहार आने वाला रहता है उसके पहले ही कई दिन पूर्व ही, उसके कई दिन पहले ही सुंदर सुंदर गुड़िया बनाने का कार्य शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। त्यौहार वाले दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। जब यह त्यौहार जिस दिन रहता है उस दिन जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, मेले लगते हैं बच्चों। जिस दिन यह त्यौहार रहता है गुड़ियों का उस दिन जगह जगह क्या रहता है, मेले लगते हैं, जिनमें कलाकार अपनी बनाई हुई गुड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। जब यह मेला लगता है उन मेलों में जो कलाकार रहते, जो मूर्तियाँ जो गुड़िया बनाते हैं, वे अपनी गुड़िया एक से एक बनाई हुई गुड़िया उन मेलों में प्रदर्शित की जाती है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। मेले में प्रदर्शित सबसे सुंदर गुड़िया को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस मेले जो ये मेले लगते हैं उस मेले में जो सबसे सुंदर गुड़िया रहती है उस गुड़िया को क्या दिया जाता है बच्चों, इनाम दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर को सीची गोसेन, इसके अतिरिक्त अर्थात बच्चों इसके अलावा 15 नवंबर को सीची गोसेन नामक एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है। इस त्यौहार के अलावा जो है ये गुड़ियों का त्यौहार हाना मत्सूरी, इन सब के अलावा भी बच्चों एक त्यौहार और मनाया जाता है जो किस दिन रहता है, 15 नवंबर को, जिसका नाम क्या है, सीची गोसेन। यह एक त्यौहार भी मनाया जाता है। आइए कठिन शब्द देखें इसके। धूमधाम, अत्यधिक उमंग, पूर्व, पहले, प्रदर्शन, दिखाना, अनोखा, अनूठा, अद्भुत। इसके आगे देखिए बच्चों, यह बच्चों का पर्व होता है जो 15 नवंबर को सीची गोसेन नामक पर्व मनाया जाता है। वो किसका पर्व होता है बच्चों, किसका त्यौहार होता है, बच्चों का त्यौहार होता है, बच्चों का पर्व होता है। जापानी बच्चे के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। जापानी बच्चे के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। बच्चों जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पहले 1 महीने का, पहले 1 दिन का होता है, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे धीरे वो ऐसे ही उसकी उम्र जो है बढ़ती रहती है। क्या होती है बच्चों, उसकी उम्र जो रहती है वो बढ़ती रहती है। तो जो जापान के लोग होते हैं, जापानी जो होते हैं, वे उनके यहाँ के जो बच्चे होते हैं, बच्चे के तीसरे साल, जैसे बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब उसका तीसरा साल होता है, 5वां साल होता है और 7वां साल जो होता है, 7वां वर्ष जो होता है, वह जापानी जो है बच्चे के तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष को भाग्यशाली मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, भाग्यशाली मानते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वे लोग अत्यधिक परिश्रमी अर्थात मेहनती होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। मतलब उनका काम जो है बच्चों समय पर होना चाहिए। जब तक वो सोचे रहती कि मेरा काम इतने टाइम में होना चाहिए, इतने समय में होना चाहिए, वे जो है उस काम को उतने समय में ही पूरा करते हैं। जापान के लोग अत्यधिक परिश्रमी, अत्यधिक मेहनती होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। यही कारण है कि जापान की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। जापान के लोग परिश्रमी, मेहनती, समय के पाबंद, इसलिए जापान की गिनती किस में की जाती है, अत्यधिक समृद्ध देशों में की जाती है। जापान की रेलगाड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जापान की जो रेलगाड़ियाँ हैं जो जापान में बनती हैं, वहाँ की जो रेलगाड़ियाँ हैं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है।
वहाँ भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जाल सा बिछा हुआ है। भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जाल सा बिछा हुआ है। भूमिगत अर्थात जो जमीन के अंदर से चलते हैं बच्चों, वो भूमिगत रेलवे स्टेशनों का जो है जापान में जाल बिछा हुआ है। इसे सबवे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे सबवे कहा जाता है। आइए इसके कठिन शब्द देख लें। परिश्रमी, मेहनती, समृद्ध, उन्नत, भूमिगत, जमीन के अंदर का। जापानी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने इस चाय घर में प्रायः 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। इसमें एक कमरा भोजन बनाने व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। चाय घर में एक बार में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। जापानी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर चाय घर में जाते हैं। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे मुंबई में आप लोगों ने देखा, लोगों को अपने लिए कभी समय मिलता है? नहीं मिलता है। उस तरह से बच्चों, जापान में भी जो ज़िंदगी होती है, जो जापान के जो लोग होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी कैसी होती है? इसी तरह भागदौड़ वाली ही ज़िंदगी होती है। जापानी अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ पल अर्थात बच्चों समय का बहुत ही छोटा भाग, कुछ पल जिंदगी के, जापानी अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ पल शांति मतलब शांत के साथ बिताने के लिए, मतलब कुछ अपने लिए सोचने के लिए, शांति से बिताने के लिए शहर से दूर बने प्राकृतिक दृश्यों से, जो प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हो, चाय घर में जाते हैं। किस में जाते हैं बच्चों? चाय घर में। मतलब जापान में ऐसी जगह होती है जो प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हो, उसे क्या कहा जाता है? चाय घर। चाय घर में जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने इस चाय घर में प्रायः 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। जो ये चाय घर कैसे बने होते हैं? बांस एवं लकड़ी से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? बांस एवं लकड़ी से। इस चाय घर में जो यह चाय घर होता है, इसमें जो है प्रायः 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। कैसे कमरे होते हैं? 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। इसमें एक कमरा भोजन बनाने व दूसरा कमरा मेहमानों के लिए होता है। जो यह चाय घर होता है, इसमें 2 छोटे छोटे कमरे होते हैं। एक कमरे में जो है भोजन बनाया जाता है और दूसरा कमरा जो होता है, जो मेहमान आते हैं वो उसमें रुकते हैं। चाय घर में एक बार में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। उस चाय घर में एक बार में, जब वहाँ पर उस चाय घर में एक बार में मतलब एक समय में 3 से 4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है बच्चों। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। भोजन या अल्पाहार बच्चों जानते ही हो आप लोग, नाश्ता जैसे, मतलब भोजन का छोटा सा भाग, मतलब ज़्यादा भोजन ना करना। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टी सेरेमनी कहते हैं। अल्पाहार नाश्ता, जो मतलब पेट भर के न खाया जाए। भोजन या अल्पाहार के बाद चाय पीने की प्रक्रिया को टी सेरेमनी कहते हैं। इसके कठिन शब्द देख लें बच्चों। पल, समय का बहुत ही छोटा भाग। प्रवेश, अंदर जाना। अल्पाहार, हल्का भोजन या नाश्ता। प्रक्रिया, क्रिया। किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है। किमोनो क्या है बच्चों? जापान की परंपरागत पोशाक है। परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। किमोनो जो है जापान की परंपरागत पोशाक है। जैसे बच्चों हमारे भारत देश में आप लोग जानते हो, हर एक राज्य का अपना अपना अपनी अपनी एक वेशभूषा है ना। जैसे महाराष्ट्र की अलग वेशभूषा है, राजस्थान की अलग वेशभूषा है, मद्रासी की अलग वेशभूषा है। सब मतलब हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा है। उसी तरह जापान की वेशभूषा क्या है? जापान का जो पोशाक है उसका नाम क्या है? किमोनो। क्या है बच्चों? किमोनो। किमोनो जो है जापान की परंपरागत पोशाक है, मतलब परंपरा के अनुसार चला आया हुआ, मतलब जो उनके यहाँ पर जो पहले से चला आया हुआ है। किमोनो जापान की परंपरागत पोशाक है। परंतु आजकल
पहले के लोग पहनते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। ऐसे वस्त्र पहनने लगे हैं बच्चों, पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापानियों का प्रिय भोजन क्या है? जापानियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जापानियों को सबसे ज़्यादा जापानियों का जो प्रिय भोजन है चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापान में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। जापान में क्या होता है? जापान में हमेशा भूकंप आता रहता है। प्रायः मतलब हमेशा, हरदम भूकंप आते रहते हैं। जापान में प्रायः भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा हमारे भारत देश में लोग किसके ईंट और सीमेंट के घर बनाते हैं ना, उसी तरह जापान में जो है भूकंप आते रहते हैं हरदम, तो उनको किसके घर बनाने पड़ते हैं? लकड़ी के घर बनाने पड़ते हैं। इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। वे अपने घर को सजाने के लिए जब वे लकड़ी के घर बनाते हैं तो उसे सजाने के लिए क्या करते हैं? घरों की जो दीवार होती, जो लकड़ी की उनकी दीवारें होती हैं, उस पर क्या करते हैं? रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। इसके कठिन शब्द देख लें। किमोनो जापान की पारंपरिक विशेष प्रकार की चोंगानुमा पोशाक, जिससे शरीर को गले से पांवों तक ढका जाता है। गले से लेकर पांव तक ढका जाता है। परंपरागत, परंपरा से चला आता हुआ, पहले से जो चला आया हुआ है। प्रिय, अत्यंत प्यारा। जापान की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। जापान की एक मुख्य विशेषता क्या है बच्चों? जापान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते हैं, पढ़ते, लिखते व समझते हैं। बच्चों, जापानियों के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। बच्चों, जापान की एक मुख्य विशेषता है, यह मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? जो उनकी जापानी भाषा है वे बोलते हैं। वो उनकी मुख्य विशेषता है कि वे अपनी भाषा बोलते हैं। माना जाता है कि 99% जापानी लोग अपनी भाषा बोलते, वे अपनी ही भाषा बोलते, पढ़ते, लिखते व समझते हैं। मतलब बोलते भी वही हैं, पढ़ते भी वही हैं, लिखते भी वही हैं और समझते हैं। 99% जनता, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग जो हैं, वो 99% लोग क्या बोलते हैं? जापानी भाषा ही पढ़ते, लिखते व समझते, बोलते हैं। बच्चों, जापानियों के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी जीवन को सुखमय, मतलब कि बच्चों परिश्रम और समय की पाबंदी से हम अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं, देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। इसके कठिन शब्द देखिए बच्चों। पाबंद वचन का पालन करना, पाबंद वचन का पालन करना। तो बच्चों, इस भाग से हमें जो यह जापान का जो यह पाठ हम पढ़े हैं, इस भाग से हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, आइए हम उस पर एक नज़र डालते हैं। प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। पहला जीवन मूल्य क्या है बच्चों? प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों हमारे भारत देश की संस्कृति व सभ्यता ही हमारी पहचान है, हमारे भारत देश की संस्कृति व सभ्यता ही हमारी क्या है? पहचान है। उसी प्रकार से हमें प्रत्येक देश की संस्कृति व सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों? देश व समाज की प्रगति के लिए परिश्रमी व मेहनती होने के साथ साथ समय का पाबंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय का पाबंद होना चाहिए। अर्थात बच्चों, यदि हम अपने समाज व देश की उन्नति व प्रगति चाहते हैं, हम अपने समाज, देश की उन्नति व प्रगति चाहते हैं, तो हमें अपने देश
व समाज के लिए परिश्रम व मेहनत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिश्रम और मेहनत करना चाहिए। इसके साथ हमें समय का पाबंद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय का पाबंद भी होना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि इससे हम अपने देश व समाज की उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम अपने देश व समाज को आगे ला सकते हैं। तो बच्चों, जापान इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें प्रत्येक देश के रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए व इसके साथ साथ दूसरे देशों की अच्छी बातों को भी अपनाना चाहिए, दूसरे देश की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ के इस भाग के साथ आज यहाँ पर जापान यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जापान यह पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद बच्चों।